सरकारें चाहती है कि जनता भोली भाली हो, जनता भेड़ जैसी हो, ताकि उन पर शासन करना सहज हो। शिक्षा बच्चे को सरस नहीं बना रही है, बच्चे को उबाऊ बना रही है। शिक्षा में अगर रस नहीं आ रहा है तो उस शिक्षा को नहीं लेना चाहिए, उस शिक्षा को छोड़ करके अनपढ़ रहना। हर शासक ये चाहता है कि इस जनता को कोई आदमी सचेत नहीं कर। परिवार के लोगों को अपने बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि फला विषय लो या फला विषय, गले में टाई डाल करके उसे एक बैल की तरह से नाथ करके कम उम्र में शिक्षा के चूहे के नीचे दे देना, मैं बच्चे की हत्या मानता हूँ। भाषा की ये समस्या वहाँ आती है जहाँ उसकी मातृभाषा को मान्यता नहीं। कलात्मकता जो होती है ना, वो प्रतियोगिता से कोसों दूर होती है। कलात्मकता में प्रतियोगिता, यार अभिव्यक्ति का माध्यम जो है ना, वो मातृभाषा से बेहतर हो नहीं सकता। कला में सामूहिकता का भाव होता है, कला में श्रम के प्रति सम्मान का भाव होता है, कला संवेदना की रक्षा। अपनी मातृभाषा में जितने पुरजोर ढंग से अपनी बात रख सकता है ना, उतनी वो दूसरी भाषा से नहीं रख सकता। तो भौतिकवादी विचारधारा की, वस्तुगत विचारधारा की जो सरकार होगी, वो पाठ्यक्रम को वस्तुगत और वैज्ञानिक मतलब है कि पैमाने पर रखेगी। कबीर अध्यात्मवादी है वैसे, लेकिन वैसे भौतिकवाद से उनका पूरा का पूरा काव्य, निर्गुण काव्य वो भौतिकवाद दृष्टिकोण की सरकार है, वो कबीर को लगाएगी हैं। और अगर दूसरी सरकार अध्यात्मवादी सरकार आ गई तो वो कबीर को कट करके ज़्यादा अध्यात्मवाद में जो है तुलसी को लगा देगी, वो तुलसी को लगा देगी। दोस्तों, भट्टू के पीली मंदोरी गांव में है और पीली मंदोरी गांव में आज एक लाइब्रेरी का, मुंशी प्रेमचंद लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। और उस उद्घाटन में रामस्वरूप किसान जो राजस्थान से हैं और साहित्य अवार्ड उनको मिला था, उनसे हम बात करना चाहेंगे। उनकी ज़िंदगी के जो पहलू है, साहित्य से कैसे जुड़े और साहित्य का सफ़र जो है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत का ही सवाल ये कि साहित्य से जो आप जुड़े हो, साहित्य से आपका जुड़ाव कब से है, कैसे जुड़े? वैसे साहित्य का जुड़ाव मेरा छात्र जीवन से ही है। जब याद आ रहा है कि मैंने 8वीं 9वीं का क्लास में भी कुछ कविताएं लिख करके अध्यापक को सुनाई थी। इसका कारण ये रहा है कि मैं जब पाठ्यक्रम में जो हिंदी की पुस्तक लगती थी और उसमें लेखक भी लगने लग गए थे, नामचीन लेखक उसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने लग गए थे, तो उस दौर में मैं जब उनका जीवन परिचय पढ़ता था ना, तो मुझे एक तरह की अलग तरह की अनुभूति होती थी कि ये लोग जिन्होंने इस तरह की कविताएं लिखी है और उनके जीवन परिचय में जो जो बातें होती थी, ये बातें इनके जीवन में किस तरह से आई, कैसे लोग होंगे, ये लोग शायद और लोग से आए होंगे। इस तरह से मेरी लेखकों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति, कवियों के प्रति जिज्ञासा जो है ना, वो बहुत तीव्र हो गई थी उस समय में। मेरे याद है 10वीं 11वीं के अंदर मैं उनके जीवन परिचय को बड़ा डूब करके पढ़ता था। किसी लेखक की जीवनी अगर मुझे मिल जाती तो जीवनी पर जो स्वतंत्र किताबें होती हैं, तो वो जीवनियाँ भी मैं पढ़ता था। तब मुझे पता लगा कि इस तरह से अगर यार तेरे में भी ये प्रतिभा आ जाए कहीं से, तो मतलब है कि कुछ संतुष्टि मिले। आपका जो साहित्य में हम जो देखते हैं कि आपका साहित्य प्योर गांव की बोली में है, गांव की भाषा में है। और साहित्यकार जब भी कोई साहित्य की तरफ बढ़ता है, चाहे वो कवि है, चाहे लेखक है, चाहे कोई नाटककार है, उसके सामने दो रास्ते होते हैं, वो लोकल भाषा में बात करे या फिर एक बनी बनाई जो हार्ड लैंग्वेज उसमें बात करे। तो आपने लोकल भाषा जो चुनी, वो क्यों चुनी? ये जो आपने भाषा की बात की ना, तो ये भाषा की ये समस्या वहाँ आती है जहाँ उसकी मातृभाषा को मान्यता नहीं मिली हो, जहाँ उसकी मातृभाषा में प्रिंट मैटर उपलब्ध नहीं हुआ हो, जहाँ उसकी मातृभाषा में उसे पाठ्यक्रम उपलब्ध न हुआ हो, जहाँ उसकी मातृभाषा में उसे साहित्यिक किताबें पढ़ने को नहीं मिली हो। यानी छपा हुआ अक्षर जिसने अपनी मातृभाषा में नहीं देखा, उसके सामने एक मजबूरी आती है, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम दूसरी भाषा में होता है, तो वो दूसरी भाषा में लिखने लगता है। जैसे कोई अगर हिंदी पाठ्यक्रम, जैसे राजस्थान में हिंदी थी, तो शुरू में हिंदी में लिखता था। मेरी शुरुआत हिंदी से हुई थी, लेकिन हिंदी से शुरुआत होते होते और धीरे धीरे मुझे पता लगा, मैंने राजस्थानी लेखकों के मैं संपर्क में आया, तो
मैंने उन राजस्थानी लेखकों की किताबें पढ़ी, कृतियाँ पढ़ी, तब मैंने ये सोचा यार अभिव्यक्ति का माध्यम जो है ना वो मातृभाषा से बेहतर हो नहीं सकता। कोई आदमी अपनी मातृभाषा में जितने पुरजोर ढंग से अपनी बात रख सकता है ना, उतनी वो दूसरी भाषा से नहीं रख सकता। लेकिन मैं राजस्थानी में कहा कि मांगेड़े गया हूँ क्या चोरमा मना है, यानी आयातित भाषा जो की है अभिव्यक्ति को माध्यम बित्तो कौन मनुष्य का सीखने का भी मातृभाषा ज़्यादा करीब होती है, सीखने में भी कामयाब होती। हाँ, मातृभाषा सीखी नहीं जाती, मातृभाषा उसके खून में होती है, वो अपनी माँ के पेट से लेता है, वो आनुवंशिकता में मिलती है उसे मातृभाषा, तो इसलिए उसे सीखने में कोई जो मतलब है कि ताकत नहीं लगानी पड़ती। नहीं, मेरा सवाल था कि साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, मान लो कोई राजस्थानी है, उसके लिए हिंदी का कोई साहित्य पढ़ना या इंग्लिश का साहित्य पढ़ना, उससे ज़्यादा सीखने में उसके जो राजस्थानी साहित्य ज़्यादा करीब रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ राजस्थानी जिसकी मातृभाषा जो रही होगी उसको अपनी उस मातृभाषा का साहित्य सीखने में ज़्यादा सहजता होगी। जिस तरह से पंजाब में है, पंजाबी है, वहाँ पंजाबी राजभाषा है, पंजाबी संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है, इसलिए वहाँ जो है जितने भी लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, वो पंजाबी के हुए, चाहे वो अमृता प्रीतम हो। आपने कई दशक देखे हैं साहित्य लिखने में भी और पढ़ने में भी, कोई छात्र जीवन से लग गए थे, तो क्या बदलाव देखते हैं पाठ्यक्रमों में भी? जिस प्रकार से अलग अलग सरकार आती है, अलग अलग विचारधारा की सरकार आती है, वो साहित्य में बदलाव कर देती है, कभी किसी का साहित्य लगा दिया, कभी किसी का लगा दिया, तो उसमें क्या बदलाव देखते हो आपके दौर जब आपने शुरुआत की और आज के दौर में? साहित्य में भी कितना बदलाव हुआ है और पाठ्यक्रम में कितना? ये है भाई, सरकारें जो है ना वो अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें होती हैं लगभग सभी देशों में। तो एक विचारधारा ऐसी है जो अध्यात्म से मेल खाती है, और एक विचारधारा ऐसी होती है जो भौतिकवाद से मेल खाती है। तो भौतिकवादी विचारधारा की, वस्तुगत विचारधारा की जो सरकार होगी वो पाठ्यक्रम को वस्तुगत और वैज्ञानिक मतलब है कि पैमाने पर रखेगी, उसका पाठ्यक्रम वैज्ञानिक होगा। तो वो ऐसे लेखकों को चुनेगी जो वैज्ञानिक दृष्टि के, जो भौतिकवादी हैं, और अगर उसमें अध्यात्म का पुट होगा भी तो वो ऐसा होगा जो कुछ भौतिकवाद से जुड़ा हुआ होगा। इस तरह का अध्यात्म वो अपने पाठ्यक्रम में प्रविष्ट कराते हैं। जिस तरह से आप भक्ति काल की अगर किसी कवि को लें, मैं उदाहरण देता हूँ, तो ये जो है कबीर अध्यात्मवादी है वैसे, लेकिन वैसे भौतिकवाद से उनका पूरा का पूरा काव्य, निर्गुण काव्य वो भौतिकवाद से मिला हुआ है। वो जनता की बात करते हैं, वो पब्लिक की बात करते हैं, उसका पूरा काव्य मूर्त काव्य है, अमूर्त काव्य नहीं है, भाववादी काव्य नहीं है। उनके काव्य को हम भौतिकवादी काव्य, वस्तुगत काव्य है वो। और इधर अगर हम देखेंगे उन्हीं के पैरेलल सूर्य और तुलसी ही पूर्ण रूप से अध्यात्मवादी हैं, अध्यात्म दर्शन है उनका, उनमें भौतिकवाद नहीं है। कबीर में जितना ज़्यादा भौतिकवाद है उतना उनमें नहीं है। इसलिए सरकारें अगर आएगी तो अगर कोई भौतिकवादी दृष्टिकोण की सरकार है वो कबीर को लगाएगी है, और अगर दूसरी सरकार अध्यात्मवादी सरकार आ गई तो वो कबीर को कट करके ज़्यादा अध्यात्मवाद में जो है तुलसी को लगा देगी, वो तुलसी को लगा देगी, सूर्य को। यही चलता रहता है सरकारों का। अभी क्या देख रहे हो, मतलब साहित्य, मैं फिर कह रहा हूँ, साहित्य के अलग अलग पड़ाव हैं और आज जिस पड़ाव में है, आपने बोलते हुए भी कहा कि फांसीवाद का खतरा है और उसमें, और जिस प्रकार से गला काट प्रतियोगिता पैदा की गई है, बच्चों के अंक 99% भी आ गए तो भी परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, इन सारी चीज़ों में कैसे देखते हो कि साहित्य कहाँ काम आएगा बच्चों को, ताकि ये गला काट प्रतियोगिता रोकी जा सके? बिल्कुल, ये गला काट प्रतियोगिता जो है ना, साहित्य बच्चों में कला के प्रति रुचि पैदा करेगा, साहित्य बच्चों में कलात्मकता बढ़ाएगा, साहित्य बच्चों के भीतर कलात्मकता बढ़ेगा, और कलात्मकता जो होती है ना वो प्रतियोगिता से कोसों दूर होती है। कलात्मकता में प्रतियोगिता नहीं चलती। कलात्मकता जो है वो एक सामूहिक अभियान है। हर कलात्मक आदमी दूसरे आदमी को कलात्मक बनाना चाहेगा, उसमें गला काट प्रतियोगिता नहीं है। एक साहित्यकार है, वो कोई पत्रिका निकालता है, तो उस पत्रिका में उन सारे
युवकों को, जो नए लेखक हैं, वो साहित्य को बढ़ाने के लिए अगर उसमें अगर प्रतियोगिता होगी, कलाकार प्रतियोगिता अगर हो, उसमें अगर प्रतिद्वंद्विता हो, उसमें अगर ईर्ष्या हो, तो पत्रिका क्यों काटेगा, क्यों निकालेगा? वो तो अकेला ही साहित्यकार बनना चाहेगा। वो देखा कि अगर तू साहित्यकार है तो लोग साहित्यकार क्यों बने? तू अकेला ही रहे, तू अकेला ही इनाम हासिल करे, तू अकेला ही यश हासिल करे। लेकिन ऐसा नहीं है। कला में सामूहिकता का भाव होता है, कला में श्रम के प्रति सम्मान का भाव होता है, कला संवेदना की रक्षक होती है। इसलिए वो गला काट प्रतियोगिता को ख़त्म करती है और एक सामूहिक विकास का भाव बढ़ती है बच्चों में, जिसमें प्रतियोगिता नहीं होती, नहीं उसमें गला काट प्रतियोगिता। मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि आपने इसके आज मतलब हमारे दर्शकों को क्या ऐसा एक इस पे संदेश देना चाहोगे कि ये जो गला काट प्रतियोगिता है ये कैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगी, और क्या बच्चों को किस तरफ मोड़ना चाहिए परिवार के लोगों को? परिवार के लोगों को अपने बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि फला विषय लो या फला विषय ना लो। बच्चे की रुचि को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस विषय में बच्चे की रुचि है उसमें बच्चे को आगे बढ़ने देना चाहिए और बच्चे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चे को अपनी रुचियों में डालना जो है ना, वो बच्चे के साथ में बड़ा बलात्कार है। ऐसा करना बच्चे को मारना है। आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा अर्थ केंद्रित शिक्षा है, अर्थोपार्जन उद्देश्य है इस शिक्षा का। इसलिए हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बने, और इसीलिए वो कम उम्र में भी एक मतलब रिवाज चल पड़ा है, एक परंपरा चल पड़ी है। कम उम्र में भी जो बच्चा जिसके खेलने के दिन है, जिसकी वो चलने ही लगा है, अपने पैरों को साध करके, और उसने जीवन पर अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की है, डगमगाते हुए पांव धर रहा है, वो आंगन का एक सौंदर्य है, वो दादा और माँ बाप का बहुत बड़ा सौंदर्य है, वो लाडला है, वो घर का एक रूप है। उसके गले में टाई डाल करके उसे एक बैल की तरह से नाथ करके कम उम्र में शिक्षा के जुए के नीचे दे देना, मैं बच्चे की हत्या मानता हूँ और बच्चे की कला की भी हत्या मानता हूँ। उसको कुछ दिनों तक उन्मुक्त खेलने देना चाहिए। क्यों नहीं खेलने देते कि पड़ोसी का तो 2-2.5 साल का बच्चा भी नर्सरी में जाता है, तुम पिछड़ जाएगा। गलत प्रतियोगिता चल पड़ी, गलत दौड़ चल पड़ी, और वो गलत दौड़ हर आदमी उस दौड़ में शामिल इसलिए हो रहा है कि ये दौड़ गलत जरूर है, अगर इसमें तू शामिल नहीं हुआ तो तू मारा जाएगा, तू पीछे रह जाएगा। गलत है तो गलत रहने दीजिए, इसमें शामिल तो होंगे ही होंगे। इसलिए देखा देखी ये बुराई चल पड़ी, और इस बुराई के अंदर हम अपने बच्चों को शिकार बना रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा में 2 लड़कों ने सुसाइड इसलिए कर लिया कि उनको नौकरी की उम्र उनकी निकल गई थी। तो यही गला काट प्रतियोगिता शायद जिसमें उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ, बिल्कुल। आत्महत्या के आए दिन आत्महत्या के समाचार हम अखबारों से या टीवी से, सोशल मीडिया से हम आत्महत्या के समाचार हमें मिलते हैं। मुझे अचंभा आता है कि शिक्षा जो आनंद देना चाहिए, शिक्षा जो जीवन भरने के लिए है, बच्चे में आनंद भरने के लिए है, बच्चे को सरस बनाने के लिए है, अरे उन्हें भी ऐसी चाहिए। अगर शिक्षा बच्चे को सरस नहीं बना रही है, बच्चे को उबाऊ बना रही है, शिक्षा में अगर रस नहीं आ रहा है तो उस शिक्षा को नहीं लेना चाहिए। उस शिक्षा को छोड़ करके अनपढ़ रहना अच्छा है। अगर शिक्षा में रस नहीं आ रहा है, शिक्षा अगर जीवन रस को खत्म कर रही है तो बच्चे को अनपढ़ रख दीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, शिक्षा और वो शिक्षा उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। काहे की शिक्षा है? ऐसी शिक्षा से तो मैं ऐसी शिक्षा को मतलब लाख हाथ अच्छा मानता हूँ। किसान जी, एक सवाल और है मेरा। जो शिक्षा जिंदगी ले ले, जो शिक्षा जीवन ले रही है बच्चों के, जीवन इसीलिए ले रही है कि वो शिक्षा उबाऊ है यार, वो शिक्षा खतरनाक है, वो शिक्षा उसको असुरक्षा का भान करा रही है, वो शिक्षा उसको मौत की ओर ले जा रही है, वो शिक्षा उसको भयभीत कर रही है, जीवन से डर लगने लग जाता है, तब वो आखिर में फांसी खा लेता है, आखिर में मर जाता है। किसान जी, मेरा एक और सवाल है। जो ये मॉडल है, जिस मॉडल की अभी बात कर रहे हैं कि एक ऐसा मॉडल बनाया जा रहा है चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से या गला काट प्रतियोगिता के माध्यम से कि
आने वाली जनरेशन आत्महत्या की तरफ बढ़ेगी गला काट प्रतियोगिता में। इन चीज़ों का खुलासा जो लोग करते हैं, जो शिक्षाविद है, जो बुद्धिजीवी है, कलाकार है, नाटककार है, सरकारें उनको जेल में डाल देती है। चाहे वो प्रोफेसर जीएन है, चाहे वरवरा राव इतने बड़े कवि है, उनको जेल में डाला गया। फादर स्टेन स्वामी, अभी रुपेश कुमार पत्रकार है, उनको जेल में डाल दिया। चीज़ों को इनको कैसे देखते हो? सरकार जो इस प्रकार से बुद्धिजीवियों को, कलाकारों को, लेखकों को, साहित्यकारों को तंग कर रही है, इस चीज़ को कैसे देखते हो? इस चीज़ को मैं ऐसा देखता हूँ कि सरकार क्या चाहती है। हर देश की, मैं अपने देश की सरकार की बात नहीं कर रहा, हर देश की विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ। सरकारें क्या चाहती हैं? सरकारें चाहती है कि जनता भोली भाली हो, जनता भेड़ जैसी हो, ताकि उन पर शासन करना सहज हो, सरल हो, आसान हो। इसलिए हर शासक ये चाहता है कि इस जनता को कोई आदमी सचेत नहीं करते, कोई सयाना नहीं करते, कोई इनमें मतलब है कि अपने अधिकारों के प्रति चेतना नहीं भरते, कोई इनको जागरूक नहीं करते, कोई इनको मतलब है कि एक जिसको कहा जाए मतलब कोई इनको क्रांतिकारी नहीं बनाते, उनको जेल में डालती है। जो जनता को सयाना बनाने के लिए तो आप अपने जनता को जो जनता को मतलब है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हो? मतलब जनता को आप जागरूक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सत्ता के आप दुश्मन हो। सत्ता चाहे वो भारत की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे वो अमेरिका इंग्लैंड की कारपोरेट की हो। मैं सत्ता को वैश्विक स्तर पर मार रहा हूँ। मेरा एक और कड़वा सवाल है। वैश्विक स्तर पर मार रहा हूँ। मैं भारत की सत्ता से नाराज नहीं हूँ, मैं विश्व सत्ता की बात कर रहा हूँ। विश्व के अंदर भी हर शासक, हर हुक्मरान, हर राष्ट्राध्यक्ष ये चाहता है कि तेरी जनता भेड़ हो, आदमी न हो। सर मेरा और बौद्धिक वर्ग जो है वो उसको आदमी बनाना चाहता है, इसलिए वो उसके कार्य में बाधा डाल रहा है। और बाधा डालने वाले तो मरते ही आए हैं, उनको जिंदा कौन रहने देता है। किसान जी, मेरा एक सवाल है, थोड़ा कड़वा सवाल है कि 2019 में आपको साहित्य का अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला। उस दौर में और उससे पहले भी बहुत जिनको अवार्ड मिला था वो वापसी भी कर रहे थे सरकार की तानाशाही के खिलाफ, जिस प्रकार से वो कर रही थी। तो सर उसमें जो आपका एक वो था कि आपने अवार्ड लिया है, तो उसमें आपका कैसे एक डिसीजन हुआ कि मुझे अवार्ड लेना चाहिए, या आप विरोध भी कर सकते थे कि मैं अवार्ड नहीं लूँगा, भाई मैं विरोध करता हूँ। जो तानाशाही चली हुई है, जिस प्रकार से सुधा भारद्वाज को, प्रोफेसर जीएन को, वरवरा राव को, फादर स्टेन स्वामी को, बहुत लोगों को जेल में अंदर डाला हुआ था उस दौर में। मैं ये बताऊँ कि सिर्फ अवार्ड लेना जो है ना, वो कोई प्रतिरोध का सिंबल नहीं है। अवार्ड वापसी कोई मतलब है कि सरकार से लड़ाई का माध्यम नहीं है। अवार्ड वापसी कोई प्रतिरोध का हथियार नहीं है। क्या है, अवार्ड वापस ले लो, क्या फ़र्क पड़ेगा उनको? वो क्या डर जाएंगे कि रामस्वरूप किसान ने अवार्ड वापस ले लिया, भाई मैं ये कानून बदलता हूँ, मैं मेरी नीतियाँ बदलता हूँ। अवार्ड क्या अवार्ड? विरोध का प्रतीक तो है ही सर। नहीं, विरोध के प्रतीक तो मतलब है कि अवार्ड वापसी विरोध का प्रतीक नहीं है। अवार्ड लेते हुए भी मतलब मैं बताऊँ कि वो आपकी लेखनी है विरोध में बहुत अच्छी है। बताऊँ अवार्ड क्या है, इसकी भी मैं परिभाषा बताऊँगा। अवार्ड क्या है? अवार्ड वो देते हैं एक सम्मान के रूप में। सम्मान का मतलब वो मोहर लगाते हैं कि ये राइटर है, वो मानते हैं। सत्ता मान लो ये अवार्ड जो है ना, ये तो कोई ये एक मतलब इसमें कोई नेता का या कोई राजनीति का दखलंदाज नहीं है। इसमें साहित्य अकादमी से चुने हुए नुमाइंदे हैं जो साहित्य अकादमी अवार्ड देते हैं। लेकिन अवार्ड लेना जो है ना, वो मैं इस रूप में भी देखता हूँ भी है। एक तो वो मोहर लगनी जरूरी है यार। एक साहित्यकार है और उस पर मोहर नहीं लगे कि ये साहित्यकार है, वो है भाई हमारे प्रतिपक्षी है, हमारा प्रतिपक्षी भी हमारी प्रतिभा का अगर लोहा मानता है तो वो एक अच्छी बात तो है हमारे लिए। सवाल है आज के इंटरव्यू का कि जिस प्रकार से मतलब ना इस गांव में 2 लाइब्रेरी है, एक बहुत अच्छी बात है, लाइब्रेरी बननी चाहिए, लेकिन पूरे हरियाणा में हम देखें गिने चुने गाँव में ही लाइब्रेरी है। तो क्या संदेश देना चाहोगे गाँव के लोगों को कि गाँव के लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा पैसा करके बहुत कुछ चीज़ें बनवा देते हैं, कहीं मंदिर बनेगा, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं गौशाला बन जाती है, तो थोड़ा शिक्षा पे ध्यान दे, तो उस पर क्या संदेश देना चाहोगे सर पूरे हरियाणा के, पूरे देश को? हाँ, किस पर मैं कि ऐसी लाइब्रेरी प्रत्येक गांव में बननी चाहिए, या साहित्य के ऊपर कोई काम होना चाहिए। तो हाँ, ये मुहिम पूरे
देश में चलनी चाहिए। मैं तो देश ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पूरे विश्व में चलनी चाहिए इस तरह की मुहिम। क्योंकि गाँव की बात जब मैं करता हूँ तो गाँव हिंदुस्तान में जैसे गाँव है वैसे गाँव ही अमेरिका में है, वैसे गाँव ही रशिया में है। गाँव तो एक ही है। गाँव जो श्रम करता है, जो परिश्रम करता है, जो पैसे पैदा करता है, और महानगर जो पैसे खाता है, जो पैसे नष्ट करता है, जो श्रम को मारता है। तो ये, तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे विश्व में किताब के प्रति मुहिम चलनी चाहिए। किताबों से और साहित्य से पूरा विश्व जो किताबों से प्यार, किताबों से दोस्ती, ऐसी ऐसी मुहिम चलनी चाहिए। तो रामस्वरूप किसान हमारे साथ थे, जो साहित्य अकादमी से इनको अवार्ड मिला हुआ है, और उससे ज़्यादा इनकी पहचान है कि अपनी जो मातृभाषा है उसके अंदर इन्होंने बहुत साहित्य की रचना की है, और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और खासकर उस बोली में बात रखते हैं जो आपकी मातृभाषा है। और वो बहुत एक ज़बरदस्त बात है किसी भी साहित्यकार में। हमने वो भी साहित्यकार देखे हैं, वो जो साहित्यकार इस तरह से बातचीत करेंगे, इस तरह से साहित्य को लिखेंगे कि वो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। मजदूरों के नाम से मैंने साहित्यकार की पत्रिकाएं देखी, वो पढ़ भी नहीं पाते, ऐसी ऐसी पत्रिकाएं हमने देखी है। तो धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।